स्वागत है आप लोगों के एनसीईआरटी सार संग्रह के बायो के क्लास में से। ये क्लास चौथा है। इससे पहले का क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए, आज का क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न का एक संग्रह होता है, इन्हीं 3 चैप्टर्स से आता है, जो 3 चैप्टर आज मैंने लिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गौर से सुनिए, मैं याद कराने का भी प्रयास करता हूँ कि 60 से 70% आपको याद हो जाए। मानव भ्रूण और हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? देखो, मानव भ्रूण, मनुष्य का जो भ्रूण होता है उसमें हृदय धड़कना कब स्टार्ट होता है, ये प्रश्न है। तो अब देखिए, मनुष्य जब माँ के गर्भ में होता है तो विकास के चौथे से 5वें सप्ताह, कब बोल रहे हैं, विकास के चौथे से 5वें सप्ताह के अंदर जो है उनका हृदय धड़कना शुरू हो जाता है शिशु का। ठीक है। अब है मानव की, देखिए कौन सा चौथा 5वां सप्ताह, 4-5 याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। उसके बाद मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र क्या होता है? तो मेरु रज्जु या कशेरुक रज्जु कहते हैं, यही है प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र। प्रतिवर्ती क्रिया आप समझ रहे हैं? देखिए, जैसे कि मान लीजिए अचानक से आपके पैर में कांटा चुभा, तो आप सोचते हैं अच्छा पैर में कांटा चुभ गया तो अच्छा पैर पीछे करना है, नहीं ना, जैसे चुभा खट से पैर पीछे करते हैं, उसके बाद समझ में आता है वो कांटा चुभा। तो मतलब जो एक्शन बिना सोचे अपने आप हो जा रहा है वो क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और इसका नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु भी कहते हैं। अब वयस्क इंसान में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 अस्थियां होती है। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं, इसमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसीलिए नाखून काटते वक्त जो है हमको दर्द का एहसास नहीं होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग दंत वलक है। इनामेल, दांत का जो ऊपरी परत है वही हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि शल्य क्रिया ऑर्थोप्लास्टी का कार्य क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टी सारी शल्य क्रिया का कार्य है जोड़ का प्रतिस्थापन करना, मतलब ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। अब मान लिया घुटना किसी का टूट गया, तो घुटना तो जोड़ है, कहनी जोड़ है, तो इस तरह का अगर कोई रिप्लेसमेंट हो तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ तक के सवाल को एक बार फिर से देखें। देखिए, पहला है, मनुष्य का हृदय स्पंदन कब चालू होता है? चौथे से 5वें सप्ताह में। उसके बाद मनुष्य में खोपड़ी में कितनी अस्थियां? 29। प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु कशेरुक रज्जु। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां? 206। अब है, नाखून में दर्द क्यों नहीं होता? मृत कोशिकाओं का होता है बना हुआ। शरीर का सबसे मजबूत भाग दंत वलक इनामेल। और ऑर्थोप्लास्टी क्या है? जोड़ को प्रतिस्थापन करना ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। तो सबसे छोटी हड्डी कान की, कान में एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी है, और इस हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर होता है। क्या होता है? फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपीज होती है, जो क्या होती है? कान की हड्डी होती है। अगला, कशेरुक रज्जु में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं होती है? देखो 31 जोड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है? 31 जोड़ी। और मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 होती है। अब देखिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर सही से नहीं दिखे तो। मानव शरीर की डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु और डिंब का निषेचित होता है। शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फेलोपिन ट्यूब या फेलोपिन नलिका जिसको कहते हैं, उसी में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। अब आपको 2 चीजें यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि मनुष्य शरीर में पसलियां कितनी जोड़े? 22 जोड़े। तो मतलब कितना? 12 जोड़े, मतलब कितना? 24 को। और कशेरुक रज्जु कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी, मतलब कितना? 62 को। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। कशेरुक रज्जु 31 जोड़ी और पसलियां कितनी? 12 जोड़े। यहाँ तक ठीक है। वयस्क शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? तो 65% जल की मात्रा होती है किसी भी वयस्क शरीर में। अब है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो देखिए, अस्थि और जो दांत बना हुआ होता है कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। अस्थि और दांत किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फोरस का। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशी, देखो ये हड्डी नहीं पूछ रहा है, ये सबसे अंग नहीं, मजबूत अंग नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पेशी। तो जबड़ों की पेशी, दांत से ऊपर जो जबड़ा जिसमें दांत लगा हुआ होता है वो सबसे मजबूत पेशियां हैं। ये बहुत ही अलग सा अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है, परिवर्तनशील भ्रूण के शुष्कन कौन
रक्षा करता है? तो उल्ब। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से यानी सूख जाने से कौन रक्षा करता है? तो उल्ब। मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 गो दांत, जिसमें से 20 दांत दूध वाला दांत होता है वो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की श्रेणी मेखला 3 अस्थियों में स्टियम, इलियम और प्यूबिस उपस्थित होती है। एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। सबसे पहले मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, कशेरुकरज्जु 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, और पसलियां कितनी? सीने में जो पसलियां होती है 12 जोड़ी, ठीक है। कशेरुकरज्जु 31 और पसलियां 12 जोड़ी। और अंडाणु शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। वयस्क शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 65% जल की मात्रा है। अस्थि निर्माण हेतु क्या क्या चाहिए? हड्डी के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी जबड़ों की, दांत के ऊपर की पेशी। और परिवर्तनशील भ्रूण को शुष्कन से कौन रोकता है? तो उल्ब। मानव जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? तो 20 दांत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोगों का ये सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्पेनली की गुहा। देखो ऊपर का थोड़ा सा क्वालिटी खराब है, कोई दिक्कत नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कोलम, क्या कहते हैं? कोलम मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। गुहा का मतलब छेद होता है, और कोलम मतलब जो लेटरिंग करने का रास्ता है, वो सबसे बड़ा गुहा है मनुष्य शरीर की। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्उद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, घनाकार उपकला। क्या बोल रहा है? घनाकार उपकला। वो ये क्या? उत्तक है एक प्रकार का, ठीक है। क्यूबिकल टिश्यू जो है, यही आपका जो है चोट लगने पर फिर से बन जाता है। कंडरा किसको जोड़ता है? ये दोनों तो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ये टिक ही कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। टेंडन, टेंडन जो है पेशी को अस्थि से, मतलब मांस को अस्थि से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, जिसको कंडरा कहते हैं। और अस्थि को अस्थि से लिंगामेंट जोड़ता है, जिसको स्नायु कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? अस्थि को अस्थि से लिंगामेंट जोड़ता है, और उसके बाद जो है पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो कंडरा जोड़ता है। स्नायु और कंडरा कैसे उत्तक हैं? जोड़ने वाले उत्तक हैं, तो जोड़ने को क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। अब स्तनियों की अस्थि और उपास्थि क्यों भी भिन्न कैसे होती है? तो देखो, हेबर्सियन नलिकाओं के कारण। देखो, स्तनियां मतलब जो मेमेलियाज ग्रुप है, उसकी अस्थि और उपास्थि से क्यों भिन्न होती है अस्थि और उपास्थि? तो हेबर्सियन नलिकाओं के कारण। अब है, अस्थि का मैट्रिक किस प्रोटीन का बना होता है? तो ऑसिन नामक प्रोटीन का अस्थि का मैट्रिक्स बना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का एक संग्रह। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी गुहा कोलम, त्वचा पर चोट लगने से फिर से कैसे बनेगा? घनाकार उपकला। कंडरा यानी टेंडन, पेशी को अस्थि से, टेंडन किसको? पेशी को अस्थि से, और लिंगामेंट अस्थि को अस्थि से, लिंगामेंट अस्थि को अस्थि से, ठीक है। स्नायु और कंडराएं कैसे उत्तक है? तो अब देखिए, संयोजी उत्तक है। इसके बाद अस्थि और उपास्थि अलग है हेबर्सियन नलिकाओं द्वारा। अस्थि का मैट्रिक्स ऑसिन प्रोटीन से बना होता है। अस्थियों का कठोर बनाने वाले अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम का फॉस्फेट होता है। अब है, कौन लसिका में किन रुधिराणुओं द्वारा उपस्थित, क्या है कि कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो लाल जो है यानी आरबीसी नहीं होती है। देखो है क्या कि लसिका, ये क्वेश्चन है कि लसिका लिम्फ जो है, लसिका, उसमें क्या नहीं होता है? कौन सा ब्लड का कण नहीं होता है? तो आरबीसी नहीं होता है। कौन सी प्रोटीन त्वचा, बाल और सींग में पाई जाती है? तो किरेटिन नामक प्रोटीन। इसमें से देखो, याद रखना, चाहे आपकी त्वचा हो, बाल हो, नाखून हो, सींग हो या खूर हो। खूर समझ रहे हो? जानवरों के पैर में जो नाखून होता है उसको खूर कहते हैं, ठीक है। तो किरेटिन से बना हुआ होता है। अब अस्थियों का प्रोटीन क्या होती है? ऑसिन प्रोटीन। 2 बार रिपीट हो गई। अस्थियों का मैट्रिक्स किस प्रोटीन से बना होता है? ऑसिन प्रोटीन से। अस्थियों कौन सी प्रोटीन से बनी होती है? ऑसिन प्रोटीन से। अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का फॉस्फेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का फॉस्फेट। अब है, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं द्वारा होता है? ऑस्टियोप्लास्ट के द्वारा। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों द्वारा होता है? अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्थियों का निर्माण
किन ऊतकों द्वारा होता है? तो संयोजी ऊतकों से। कैसे होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में, जो बच्चे जन्म लेती है उसमें कुल कितनी अस्थियां होती है? तो आपको याद रखना है कि बच्चों में टोटल 300 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 300। और जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो 2-3 अस्थियां मिलकर एक अस्थियां बन जाती है, तो घट के 206 हो जाता है। ठीक है। अब मानव शरीर का किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? तो हाथ में सबसे अधिक हड्डी होती है। किस प्रकार की संधियां हमारे खोपड़ी में की अस्थियों में जुड़ी होती है? तो अचल संधि होती है, खोपड़ी में जुड़ा हुआ। मनुष्य का कंकाल में कब्जा संधि एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों से मिलता है? तो अल्ला और ह्यूमरस। क्या है? अल्लाह और ह्यूमरस। अल्लाह और ह्यूमरस है, ये दो प्रकार के उदाहरण है। तो आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरफ का, देखिए क्या है कि पेशी को अस्थि से जोड़ता है कंडरा, जिसको टेंडन कहते हैं। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है स्नायु, लिगामेंट, दोनों संयोजी ऊतक है। उसके बाद देखो अस्थि उपास्थि फेहबरसिन नलिकाओं द्वारा अलग है। अस्थि का मैट्रिक्स ऑसिन होता है। अब है कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाती है। लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है। देखो किरोटिन नामक प्रोटीन से नाखून, बाल, सींग, खुर बना होता है। ठीक है। और अस्थियों में कौन सी प्रोटीन? ऑसिन पाई जाती है। याद रखिएगा, कौन सी प्रोटीन? ऑसिन पाई जाती है। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट। क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिका मज्जा गुहा का निर्माण करती है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। देखिए, अगर प्रोटीन पूछे तो ऑसिन, लेकिन ऊतक पूछे तो संयोजी ऊतक। शिशुओं में 300 हड्डी, सबसे अधिक हड्डी हाथ में। सिर का यानी खोपड़ी का अस्थियां कैसी जुड़ी होती है? अचल संधियों द्वारा जुड़ी होती है। अब अगला पेज की ओर हम लोग पढ़ते हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह है। ये है आपका श्वसन तंत्र से। अभी हम लोग कंकाल तंत्र पढ़े, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। तो देखिए श्वसन तंत्र, श्वसन में बाहर निकली CO2, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा होती है उस सांस में? तो मात्र 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसा नहीं कि जब सांस छोड़ते हैं तो 90% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसा नहीं है। क्या होता है? मात्र 4% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अधिकतर कीट किस प्रकार की श्वसन क्रिया करती है? तो श्वास नली प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा? श्वास नली प्रणाली द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। जब हाइबरनेशन के प्रोसेस में चले जाता है मेढक, तो उस समय सांस कैसे लेता है? त्वचा से। अब यातायात पुलिस शराब के नशे व्यक्ति का सांस जांच किस मिश्रण से करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम K2, उसके बाद Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र है, K2Cr2O7। ठीक है। और उसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इन दोनों से जो है सांस से पता चलता है कोई आदमी शराब पिया है या नहीं पिया। अब है श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होती है? लगभग 17 मात्रा होती है। अब देखो, हम लोग बोलते हैं कि छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, लेते हैं ऑक्सीजन है। अब जरा यहाँ पर देखो, जब बाहर निकलती है वायु तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 4% है, लेकिन जब बाहर निकलती वायु है उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? तो 17% होती है। ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब सांस लेते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, और यह बढ़ के कितना हो जाता है? ये 4% हो जाता है। और जब सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। गौर से सुनिएगा, ये 0.03% ऑक्सीजन क्यों होते हैं सांस लेने वाले हवा में? अरे घोचू, इतने तो ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में 0.03%, और सांस लेने में ऑक्सीजन कितना जाता है? 21। क्यों? इतना ही तो है वायुमंडल में। ठीक है, वही तो लेते हैं सांस में। तो इसका मतलब लेते 21% ऑक्सीजन है, छोड़ते कितना है? 17%। ऑक्सीजन घट गया, अब बढ़ा क्या? तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0%, 0.03%, और छोड़ते 4% है, तो 4% बढ़ गया। तो इस प्रकार हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं जो है O2 का अवशोषण करता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? लैक्टिक अम्ल में। देखो, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज आपका परिवर्तित हो जाता है किस में? जल्दी से बताइए। तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद होता है? तो एपिग्लॉटिस द्वारा बंद होता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिका अंग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में।
क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिका अंग में संबंधित होती है? तो देखिए क्रेब्स चक्र ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है और कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पिछले क्लास में पूछे थे प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। अब अगला जो प्रश्न है आपका कि ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में होता है? तो ऑक्सीशोषण कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि अनॉक्सीशोषण जिसको अवायवीय शोषण भी कहते हैं वो सिर्फ कोशिका द्रव में ही पूरा हो जाता है, एक ही स्टेप में। ऑक्सीशोषण 2 स्टेप में, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको पता होना चाहिए कि 2 स्टेप में ऑक्सीशोषण होता है, इसीलिए ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। अब है ग्लाइकोसिस क्रिया ऑक्सी और अनॉक्सीशोषण का सामान्य चरण माना जाता है। क्या कौन सा? ऑक्सी और अनॉक्सीशोषण का सामान्य चरण कौन सा प्रक्रिया है? ग्लाइकोसिस। अब श्वसन की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किसके द्वारा होता है? एटीपी अणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? एटीपी अणुओं के रूप में ये संचय हो जाता है। अब है पहाड़ों पर रहने वाले की आरबीसी की संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, इसीलिए आरबीसी अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा अंतिम रूप से क्या बनेगा? CO2 और पायरुविक अम्ल बनेगा। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोसिस प्रक्रिया होती है। ये दोनों में सामान्य रूप से होता है। अब मनुष्य में श्वास दर प्रति मिनट कितना होता है? 12 से 15 बार। कितना? 12 से 15 बार प्रति मिनट श्वास दर होती है और हृदय धड़कन प्रति मिनट 72 बार होती है। तो अभी जो पढ़े एक बार फिर से रिवाइज मारते हैं शॉर्ट में फटाफट, याद रखिएगा, दिमाग को खुला रखिएगा। मनुष्य में जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन लेती है? श्वास नली प्रणाली द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किसके द्वारा श्वसन लेती है? त्वचा से। यातायात पुलिस कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से शराब का पता चलता है? श्वासोच्छ्वास में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में बाहर निकलती है? 17%। रुधिर में कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो O2 का अवशोषण कौन करता है? आरबीसी। अवायवीय श्वसन में की केशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करता है? तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर ऊर्जा का उत्पादन करता है। भोजन को निगलते समय श्वास मार्ग किसके द्वारा बंद होता है? तो एपिग्लांटिस के द्वारा। एपिग्लांटिस के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र कोशिका अंग में किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ऊर्जा उत्पादन करती है। ऑक्सीशोषण की क्रिया किस में पूर्ण होता है? तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलिस दोनों ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रिया। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? एटीपी के रूप में। पहाड़ों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि वायु संघनित कम होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा के बाद क्या बनता है? CO2 पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन ग्लाइकोसिस। और श्वसन दर 10 से 12 बार प्रति मिनट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोगों का जो भाग है इसी का श्वसन चैप्टर का ही अब है कि ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में ग्लाइकोसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में ग्लाइकोसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। किस कारणों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीकरण निकलकर उत्तक द्रव में जाती है? तो किन कारणों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन निकल कर उत्तक में जाती है? तो CO2 की कमी और CO2 के अधिक O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है निकलकर उत्तक द्रव में चली जाती है। अब है फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो फेफड़ों की कुपिकाओं में सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? क्या है कि मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण, ये पूछा जा रहा है। श्वसन केंद्र मतलब श्वसन का नियंत्रण किससे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पॉन्स बेरोलाई, ये क्या है? खोपड़ी का यानी दिमाग का भाग है। मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स बेरोलाई, इसी के द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है। अब फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल का बना होता है। क्या है? प्लूरल का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट मार लीजिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है? मार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों का उत्तक क्या है? प्लूरल के द्वारा। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है सर्वाधिक CO2 का परिवहन। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज का एक अणु में कितने ATP ऊर्जा बनते हैं? तो 24 ATP बनते हैं। ग्लाइकोसिस चरण में ATP अणुओं की शुद्ध लाभ होता है, वो है
दो, कितने होते हैं? दो। देखो ग्लाइकोसिस के चरण, ग्लाइकोसिस जो है इसमें एटीपी अणुओं कितने और एटीपी अणु बनते हैं? दो। तो यहाँ देखिए दो है, एक है ऑक्सीश्वसन द्वारा 24 एटीपी और अनॉक्सीश्वसन द्वारा 2 एटीपी। यही सवाल है आपके इनडायरेक्ट रूप में। किण्वन अर्थात अनॉक्सीश्वसन की खोज किसने की है? लुई पास्चर ने। किण्वन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। फेफड़ों और अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद किसके द्वारा लेके जाया जाता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है श्वसन गुच्छन का मापन किस यंत्र से होता है? तो गेनांग श्वसन मापी द्वारा होता है। किसके द्वारा? गेनांग श्वसन मापी के द्वारा। ऑक्सीजन के कमी के कारण शरीर के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपेक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अब ऑक्सीजन के कमी के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या कहलाएगा? हाइपोक्सिया या अनोक्सिया। श्वसन क्रिया में वायु में किस घटक की मात्रा होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। वैसे करते तो इस चैप्टर को भी, लेकिन कल समझा देंगे थोड़ा सा, तब ये ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।